खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि लखनऊ से है। सदन में आज गूंजेगा विकास दुबे का नाम। सदन में पेश की जाएगी विकास दुबे के एनकाउंटर की रिपोर्ट। न्यायिक आयोग ने पूरी की है मामले की जांच। रिपोर्ट पेश होने पर सदन में हंगामे के आसार पूरे बने हुए हैं। 2021 में सदन में पेश की गई थी मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट। तो जो मैजिस्ट्रियल जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट 2021 में सदन में पेश की गई थी। अब इस मामले में पूरी जांच हो गई है। न्यायिक आयोग ने इस मामले में पूरी जांच कर दी है और विकास दुबे एनकाउंटर की रिपोर्ट में जो पूरी जांच हुई है आज सदन में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सदन में आज विकास दुबे का नाम एक बार फिर से गूंजेगा। सदन में पेश की जाएगी विकास दुबे के एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट और न्यायिक आयोग ने इस पूरे मामले की जांच कर दी है। रिपोर्ट पेश होने पर सदन में हंगामे के आसार पूरी तरीके से बने हुए हैं। 2021 में सदन में जो मैजिस्ट्रियल जांच हुई थी वो पेश की गई थी। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, आज एक बार फिर विकास दुबे का नाम सदन में गूंजने वाला है, क्योंकि यहां पर जो न्यायिक रिपोर्ट पूरी तरीके से जांच रिपोर्ट है वो पूरी हो चुकी है और इस जांच रिपोर्ट को आज रखा जाएगा। तो विकास दुबे जो एनकाउंटर हुआ उसमें किस तरीके का पूरा ये एनकाउंटर रहा और क्या इस पर जांच हुई है, ये देखने वाली बात होगी। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आपके पास? देखिए, विकास दुबे का जो मामला था एक समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ था और कहीं ना कहीं से विकास दुबे चूंकि आपराधिक छवि का व्यक्ति था, काफी शातिर अपराधी था और उसकी जो मृत्यु हुई वो पुलिस ने जो अपने जांच रिपोर्ट में सौंपा था वो गाड़ी पलटने से हुई थी। गाड़ी पलटने के बाद वो चोटिल हुआ था, फिर इसकी मृत्यु हुई थी। इसको लेकर तमाम लोगों ने जो है सवाल खड़े किए थे उत्तर प्रदेश पुलिस पर और अब जो है सदन में इसकी बाबत जो है आवाज उठाई जा रही है। तो निश्चित रूप से जो पहले पुलिस का स्टैंड था वो अभी भी है। गृह विभाग के पास इसकी पूरी जानकारी मौजूद है और गृह विभाग ने जो जानकारियां दी थी उसी जानकारी के आधार पर आज सदन में भी इससे बात हो सकती है। इसको देखते हुए क्या लगता है, कितना हंगामेदार आज सदन हो सकता है? विपक्ष के तेवर तल्ख जरूर होंगे इस मामले में। देखिए, निश्चित रूप से रवि, शुरू में जब विकास दुबे मारा गया था, जब वो एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी, पुलिस लेके आ रही थी, क्योंकि पुलिस कस्टडी का मामला था और उत्तर प्रदेश में विपक्ष हमेशा कस्टोडियल डेथ को लेकर जो है सत्ता पक्ष को घेरती रही है। निश्चित रूप से हंगामा तो होना ही है और इसमें अगर हम बात करें प्रमुख जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी शुरू से मुखर रहा है विकास दुबे को लेके और भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि ब्राह्मण समाज है जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम बड़े कार्य किए, लेकिन फिलहाल अभी सत्ता पक्ष को विपक्ष इस विषय में काफी परेशान करता हुआ नजर आ रहा है और हंगामा तो होना तय है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा और उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि लखनऊ से ही है। महाकुंभ से पहले तैयार होगा गंगा एक्सप्रेसवे। 5,664 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। जीएसटी पूर्ति के लिए भी 407 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे बन रहा है। वित्तीय अवरोधों को दूर करने के लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। दिसंबर तक गंगा एक्सप्रेसवे पूरा करने का लक्ष्य भी है। योगी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। गंगा एक्सप्रेसवे योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी राह अब आसान हो गई है। इसको दिसंबर तक पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है, एक टारगेट रखा गया है। दिसंबर तक इस एक्सप्रेसवे को पूरा किया जाएगा। इसके लिए किसी तरीके का वित्तीय दिक्कतें ना आए, इसी वजह से इस एक्सप्रेसवे के लिए 5,664 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान कर दिया गया। जीएसटी पूर्ति के लिए भी 407 करोड़ की व्यवस्था पहले ही कर दी गई। तो मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा जिसमें वित्तीय दिक्कतें भी नहीं आएंगी। और अब आपको लेकर चलते हैं बदायूं, जहां से बड़ी खबर है। करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बदायूं से, जहां पर करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया है। नगर उसावा स्थित नौनामई मार्ग की ये पूरी घटना है, जहां पर करंट की चपेट में दोनों लोग आ गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हुई है और पुलिस ने यहां पर अब आगे की कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है।
हाई टेंशन लाइन टूटी, जिसकी चपेट में दोनों आ गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। नगर उसावा स्थित नौनामई मार्ग पर यह पूरी घटना हुई, जहां पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटा, चपेट में आने से मां बेटे की मौत हो गई। क्या हुआ था, क्या हादसा हो गया? रात में 11,000 लाइन टूटी पड़ी थी जी। और हमारी माता जी टॉयलेट के लिए उठी तो उन्हें करंट लग गया पैर में। हमारा भैया बचाने गया, बॉडी लिपट गई उसी में। अच्छा, तो दो लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों की मौत हुई है। अच्छा, कितने बजे घटना है? ये लगभग है 2:30 बजे की, 2:30-3। चलिए आपको चंदौली लेकर चलते हैं। चंदौली से बड़ी खबर है, आकाशीय बिजली गिरने से 4 की मौत हुई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अलग अलग गांवों में ये हादसा हुआ है। बरवाडीह गांव में 2 बच्चों की मौत हुई। सोनवार गांव में आंगन में खेल रहे बच्चे पर भी बिजली गिरी। देवदत्तपुर गांव में बिजली की चपेट में महिला आई। पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया। 4 मौतें हुई हैं अलग अलग जगह पर करंट की चपेट मारने से। तो ये बड़ा हादसा हो गया। अलग अलग जगहों पर आपको बता रहे हैं 4 मौतें हुई हैं, जिसमें सोनवार गांव में आंगन में खेल रहे बच्चे पर बिजली गिर गई, उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो देवदत्तपुर गांव में भी बिजली की चपेट में एक महिला आई, जिसकी दर्दनाक मौत हुई है और पुलिस ने 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये 4 मौतें हुई हैं अलग अलग जगह पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से। 4 मौतें हुई हैं, बड़ा हादसा हुआ। अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की जान गई है। 4 लोगों की आकाशीय बिजली के गिरने से मृत्यु हुई है, जो कि अत्यंत दुखद घटना है, जिसमें ये 2 बहनें हैं जो बच्चियां थी और 2 पुरुष है। इसमें ये चारों लोगों के परिवार से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। पुलिस और राजस्व की टीम इनके घर पर भी गई थी, इनको सांत्वना भी दी है और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा दिया जाना होता है उसको दिलाने के लिए जो कार्रवाई की जानी है वो प्रचलित हो गई है। उसको 24 घंटे में दिलाने का हमारा पूरा प्रयास है। और एक और बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने बड़ा कुआं का निरीक्षण किया है। डीएम के साथ नगर पालिका अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस निरीक्षण में बड़ा कुआं को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग है और इसी मांग को लेकर डीएम ने यहां पर निरीक्षण किया है। यानी कि जो बड़ा कुआं है उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की यहां पर स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है और इसी मांग को देखते हुए डीएम ने यहां पर निरीक्षण किया है कि किस तरीके से यहां पर ये पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकता है। तो रायबरेली से खबर बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने नगर पालिका अध्यक्ष के साथ वहां पर निरीक्षण किया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने उनको बताया कि यहाँ पर इस बड़ा कुआं को किस तरीके से पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकता है। इसी निरीक्षण को लेकर डीएम ने वहाँ पर स्थानीय से बातचीत भी की है और उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया है कि इस पर आज निरीक्षण हुआ है, आगे से किस तरीके से विकसित किया जाएगा इस पर काम होना है। पहले जो पूर्वज थे, हमको लगता है 200-250-300 साल पुराना ये होगा और इससे ज़्यादा होगा। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वही बता सकते हैं। बुजुर्ग में ज़्यादा लोग वैसे बचे नहीं हैं, लेकिन ये बड़ा कुआं इतना ऐतिहासिक बड़ा कुआं है कि लोग बताते हैं कि इसका कनेक्शन समुद्र से है और बड़ा कुआं ये रायबरेली की बहुत बड़ी धरोहर है और इसको जो है इसका सौंदर्यीकरण करा करके इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ पे विकसित करना चाहता हूँ और पर्यटक स्थल ये घोषित होगा और इस पे लोग यहाँ का जो बाहर के लोग आते हैं बड़े कुआं के नाम से जाना जाता है। बाहर के लोग आएंगे और इसको देखेंगे। इसमें बाकायदे इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा और इसमें जो है बाकायदे सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी और लाइटिंग व्यवस्था लगा करके बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी और हरा भरा करके इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज देवरिया जिले के भुजौली कॉलोनी में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। वहीं मीडिया से बात करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी का आभार जताते हुए कहा कि लव जिहाद को लेकर बने कठोर कानून की मैं प्रशंसा करता हूं। आगे उन्होंने कहा कि जहां लव है वहां जिहाद नहीं हो सकता और जहां जिहाद है वहां लव नहीं हो सकता। तो उन्होंने सीएम योगी के इस फैसले की तारीफ की है। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि धर्म ग्रंथ झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता और झूठ बोलकर रिश्ता बनाना ठीक नहीं है। वहीं शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए आचार्य ने कहा कि जिसके नाम में शिव है उन्हें तो विषपान करना ही पड़ेगा।
देखिए, जहाँ लव है वहाँ जिहाद नहीं हो सकता, और जहाँ जिहाद है वहाँ लव नहीं हो सकता। तो ये बेसिक कन्फ्रंटेशन है, जिसको हम कहते हैं परस्पर विरोधी बात है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है वो संविधान के दृष्टिकोण से, इस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि कोई भी धर्म और कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी किताब, कोई भी महापुरुष, कोई भी ऋषि मुनि महात्मा जहाँ भी आया है उसने यही कहा है कि सच बोलो, ये नहीं कहा झूठ बोलो। तो कोई भी धर्म जब झूठ बोलने की शिक्षा नहीं देता तो फिर झूठ बोल करके रिश्ता बनाना ये तो ठीक नहीं है। अलीगढ़ में सीएम योगी के समर्थन में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विशाल मोर्चा निकाला। मादर गेट से आवंतीबाई लोधी चौक जीटी रोड तक ये मोर्चा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि देश के मुस्लिम नेताओं के दबाव में सीएम योगी को हटाने की साजिश विगत 5 साल से चल रही है। अभी तक ये अंदर थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये बाहर आ गई है। देखिए, ये जुलूस योगी आदित्यनाथ जी को समर्पित है। ये मोर्चा योगी आदित्यनाथ जी को समर्पित है, और समर्पित इसलिए है कि 2014 में देश के समस्त हिंदुओं ने एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कि इसलिए कि हमारे मान बिंदुओं की सुरक्षा करेगी भारतीय जनता पार्टी। जिसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक इकलौते नेता योगी जी हैं जो इस काम के लिए सक्षम है। बाकी तो सब अपना व्यक्तित्व देते हैं, उसके अलावा करते धरते कुछ है नहीं। पिछले देखिए, विरोध का मकसद ये है, पिछले विरोध नहीं है, हमारा समर्थन है, पहले तो आप ये समझिए। दूसरी बात ये, समर्थन का उद्देश्य ये है कि पिछले 5 साल से लगातार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा योगी जी को अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। हम उन परेशानियों के लिए आज सड़क पर आए हैं। योगी जी जैसा नेता अगर भारतीय जनता पार्टी से हटता है या हटाया जाता है या साजिश करके उनको कुर्सी से हटाया जाता है, तो मैं निश्चित बता दूं, जो 1999 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था वो दोबारा होगा। उस समय बाबू कल्याण सिंह जी को निकाला था और 15 साल तक सत्ता में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी। रायबरेली सीएससी में तैनात फार्मासिस्ट का किसान नेता के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के सीएससी का है, जहां तैनात फार्मासिस्ट अरुण कुमार मिश्रा पर दवा लेने गए किसान नेता पर अभद्रता करने का आरोप है। आक्रोशित किसानों ने यहां पर प्रदर्शन भी किया है और फार्मासिस्ट पर किसान से अभद्रता का ये आरोप लगा है। वहीं किसान नेता से अभद्रता पर नाराज किसानों ने सीएससी पहुंचकर प्रदर्शन किया। लोग आए थे, फिर उन्होंने बताया था कि जो होता है कि कल दवाई लेने आए तो शायद कुछ फार्मेसिस्ट जो दवाई दे रहे थे एम्बुलेंस जी, तो उनसे अभद्रता से व्यवहार किए थे। तो उसका संज्ञान लिया जा रहा है और उसके ऊपर देख के उसके ऊपर उचित कार्रवाई। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, तो अभी हम उसके पर देखेंगे, उसके बाद उसके पर क्या है, कुछ देखिए, फिर उसके हिसाब से कार्रवाई। मैं सरकारी अस्पताल कौन सी? नसीराबाद जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैंने भाई के लड़कों को, भतीजों को मैंने लाया था जी, यहाँ कुत्ता काटा था जी, मैं ब्लॉक महासचिव, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव जी, मेरी परिचय ही है। उसके बाद जो मैंने लाया, कुत्ता काटा था भाई भतीजे को। उसके बाद जो भाई बाहर को सुई लिखी गई, मैंने बाहर से सुई मंगा करके सुई लगवाया था। कितना का इंजेक्शन दिया था? इंजेक्शन मुझसे 10 रुपये का दिया था। तो बाहर से लिखी गई थी? बाहर से लिखी गई। अंदर नहीं है? अंदर नहीं, बोले कि अंदर नहीं है। कौन बोला है अंदर नहीं है? ये जो कंप्यूटर, इसका नाम मैं जानता नहीं है, ये इसी ने बोला है।
इटावा के भरथना तहसील क्षेत्र में कई सालों से हो रहे फसलों के नुकसान को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बताया गया कि खेत पर लगा सरकारी ट्यूबवेल सालों से खराब पड़ा है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की गई। वहीं ट्यूबवेल से सिंचाई का पानी न मिलने की वजह से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। किसानों की जितनी हमारी लोगों की ज़मीन है, सारी ज़मीन चौपट पड़ी हुई है। हजारों बीघा ज़मीन ये चौपट पड़ी है और इनमें धान भी हम लोगों ने गाड़ दे। इधर उधर से ट्यूबवेल चलवा के प्राइवेट बड़ी लंबी लाइनें जीन पाइप लेके उधर से डलवा के और पानी भरवा के और धान ये सूखे जा रहे। और हमने अवगत भी कराया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये लेटर भी दिए हैं और अवगत भी कराया। अभी तक कोई इसका निस्तारण नहीं हुआ और ना ये ट्यूबवेल सही हुआ। ये दिक्कत है कि जो ट्यूबवेल देखो सरकारी बनो तो और हमारी जगह में बनो, जगह चली गई और यहाँ हजारों बीघा जमीन डरी है। सब किसान देखो बिना पानी के भूखन मर जाते। पिछली फसल चली गई, चैतों की फसल नहीं भाई और जाओ फसल जा रही। यहाँ धान हो जाता और कछु नहीं होते, धान और गेहूँ होता है और सब जनता देखो भूखन देखो मर जाएगी। कछु तो एक आदमी तो देखो बता के हम फांसी दे ली। उन्नाव में 1 दर्जन से ज्यादा बिजली के पोल ऐसे हैं जो जर्जर होकर नीचे से खोखले हो गए। लोगों का कहना है कि बिजली पोल बदलवाने को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। इसमें 11,000 की लाइन चल रही है और 440 भी लाइन चल रही है। इसकी मौखिक रूप से बिजली विभाग बहुत बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से 100 कदम पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ झंडा चौराहे पे, कि किसी भी समय इतना जर्जर गिर सकता, बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली इस समय बहुत ही काटी जा रही है। अगर जेई को या किसी को फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं और बिजली जो पावर भी आता बहुत डिम आ रहा है। पंखे वंखे चल नहीं पा रहे हैं। 7 से 8 घंटे लाइट दे रहे हैं। कटौती बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इसमें और इन्वर्टर काम नहीं कर रहे हैं। बस देखिए, झंडे वाले चौराहे की तरफ मैं अभी नहीं गया हूँ क्योंकि मेरी नई पोस्टिंग हुई है। उसको जैसे भी हो सकता है सॉल्यूशन कराएंगे। अगर ज़्यादा टेढ़े हो गए हैं, लोहे के हैं तो वेल्डिंग कराई जाएगी, पीसीसी के हैं तो उनको नए बदलवाए जाएंगे। अभी यूनिवर्सल वाली आरडीसी योजना चल रही है, उसमें देखेंगे जैसा हो सकता है। वो पूरा गल चुका है। किसी हल्के वाहन ने कहीं टक्कर इसमें मारी होगी तो ये अपनी जगह से खसक गया है और अब अगर ये नहीं बदला जा रहा है तो किसी भी टाइम हादसा हो सकता है इसमें। कुछ भी मौके पर शिकायत की गई किसी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। उधर फिरोजाबाद के टूंडला थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। मृतका के पति और बच्चे को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं घायल व्यक्ति ने अपने भाइयों पर हमले का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भानु प्रताप, उनकी पत्नी रेणु तथा एक छोटा पुत्र उनका यश, ये लोग एक कमरे में सो रहे थे और करीब ये 10-12 दिन पहले दिल्ली से वापस आए थे। सोते समय ही उनके बड़े भाई केशव तथा अन्य लोगों द्वारा प्रहार किया गया उन पर, जिनमें गंभीर रूप से घायल हुई। उनकी पत्नी रेणु की मौके पे मृत्यु हो गई तथा भानु प्रताप और यश घायल हुए, जो जिला अस्पताल में उपचाराधीन हैं। ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जो भानु प्रताप के बड़े भाई केशव हैं, उनके साले की पत्नी जो रेणु थी, उससे भानु प्रताप ने 4 साल पहले प्रेम विवाह करके कोर्ट मैरिज कर लिया था। इस बात को लेकर के इनका परिवार में विवाद था। घटना इन्हीं कारणों से की गई है।
कन्नौज के सौरख थाना क्षेत्र में एक कलयुगी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 12 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि महिला करीब 1 महीने पहले अपने बेटे को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। वहीं मासूम बच्चे के शरीर पर भी गंभीर चोटों के निशान मिले। फिलहाल मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपों के आधार पर महिला की तलाश शुरू कर दी है। पत्नी सोनी थी और उसने देखो भज के शादी कर लिया। मेरे बच्चे की मार डाली साहब इसने। कहाँ शादी कर लिया? हाँ इसने शादी कर लिया है। कहाँ? यहाँ कर रहा है जमालिंग नगर पे। किसके साथ? जाटव के साथ। तो मैं छोड़ दिया? हाँ हमको छोड़ दिया साहब, उसको कर लिया। मेरे बच्चे की मार दिया इसने। किसने मार दिया? सोनी ने, गुड्डू ने और छुटुआ ने। पुलिस को सूचना दी? हाँ दिया था। क्या कार्रवाई हुई? पूछ लो। हमने जब दिया है, जब इसने खुद मार के दी, हमको धमकी दिया था। मेरे पिता को भी इसने मारा है और मेरे पिता और मेरे भाई को भी इसने मुड़ फोड़ दिया है। इसके नाम है? इसका नाम है। हमारा नाम क्या है? हमारा नाम धर्मेंद्र है। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ के सौरी के में। हमारी लड़की थी जो चुप्पे भागे आई घर से निकल के। इसको राजवीर ने भगाया अपने भाई के संग, गुड्डू के संग। राजवीर ने भगा के लाया पहले, फिर हम लोग ढूंढते फिरे। इन लोग ने ही बताया, इन लोग ने छिबड़ा माऊ इसको कॉलोनी में रखा। हम ढूंढते फिरे, सब ढूंढ डाला। फिर ढूंढ के जो अड्डे पे आ गए, जब इसके बच्चे माँ को हम पकड़ के ले गए घर पर, तब इसने का काम किया कि तुरंत इसको बुला लिया, सोनी को, जो हमको अड्डे पे मिली। हम इसको पकड़ते रहे अड्डे पे, हमको नहीं पकड़ाई दिया। फिर जो थाने में घुस गई, थाने की दरोगा जी ने बोला कि बेटा अपने घर पे जाओ, अब मत इतना गुस्सा करो, घर पे जाओ। जे घर पे आई नहीं। अंकल बताएं, जैसे हम कल आए थे यहाँ पर, तो हमने कहा हम अपने भैया को देखे आए, एक और हमारे संग एक हमारी बहन थी, बुआ की लड़की, तो वो भी हम लेके आए थे। तो हम लोग इधर यहाँ पर आ गए, तो हमने कहा अपने भैया को, तो राजवीर और छुटुआ और गुड्डू ये तीनों लोग इन्हें मिल के मार रहे थे। तो हमने कहा मम्मी ये कौन है, इसको मार रहे हैं? हम तो जानते भी नहीं ये कौन है कौन नहीं है। हमको ये क्यों मार रहे हैं? हमने सोचा ये खिला रहे हैं होंगे तीनों लोग। तो हम ऐसे करके फिर हम अपने घरे चल गए। तो तुम्हारा भाई था? हाँ। क्या? भाग गए। भाग गए। पापा को छोड़ दिया? हाँ। कितने भाई बहन हो तुम? 2। अलीगढ़ स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के कैंप कार्यालय पर परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट एलएलबी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों को 1 और 2 नंबर से फेल कर प्रशासन ने भ्रष्टाचार पैदा करने का काम किया। वहीं कुल सचिव ने मुलाकात कर छात्रों ने उन्हें मामले से संबंधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 72 घंटे के अंदर समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। छात्रों की समस्या है कि उनके जो है कि कुछ नंबरों से फेल हो गए हैं जी, काफ़ी एक सभी के माध्यम से बना के दोबारा स्थिति चेक कराई है। तो इस पर अब इन्होंने ज्ञापन दिया है, माननीय कुलपति महोदय से चर्चा करें, ये भरोसा। छात्रों ने 72 घंटे का अल्टीमेटिव भी दिया है आपको? सर से वार्ता करेंगे, कमेटी बनाएंगे, कमेटी रिपोर्ट कोशिश करेंगे जल्दी रिपोर्ट उसकी आ जाए। जैसा भी सरकार निर्देश होगा माननीय कुलपति महोदय। आप देख रहे हैं यहाँ छात्रों की संख्या बीएलएलबी वाले, लॉ वाले और बीएड वाले छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। कौन से कॉलेजों से हैं आप लोग? बीएड हमारा वो है कोर्स, और बीएलएलबी और लॉ के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि जब बीए, बीएससी, बीकॉम को अनुमति री एग्ज़ाम की दी गई, तो यदि ऐसा व्यवहार बीएड वालों के साथ और लॉ वालों के साथ क्यों हो रहा है, उनको री एग्ज़ाम की अनुमति क्यों प्रदान की नहीं गई? तो हम कृपया करते हैं और हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं अपने वाइस चांसलर से और कंट्रोलर से कि हमारा री एग्ज़ाम करवाया जाए, बीएड वालों का और बीएलएलबी लॉ वालों का। और आप ये देखिए, एक एक नंबर से छात्र यहाँ पे फेल है, एक एक नंबर से। तो कहीं ना कहीं हमारा ये है कि बहुत एक तरह से भविष्य से हमारा खिलवाड़ हो रहा है, और हमारा अनुरोध है कृपया करके हमारा भी री एग्ज़ाम की अनुमति दी जाए। अगर नहीं मानी गई बातें आपकी नहीं मानी गई तो 72 घंटे का भी इन्हें समय दिया है, और उसके बाद फिर हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे इस पर? हम फिर से हम आंदोलन, एक बड़ा एक आंदोलन सारिका है, मैं डीएस कॉलेज से हूँ। मैंने टेट का पेपर दिया था। हम सब लोगों की एक ही प्रॉब्लम है सर कि ये लोग इन्होंने एक एक नंबर से सबको फेल कर दिया है सर। हम चाहते हैं हमारा एडमिशन हो जाए 3rd ईयर में और 3rd सेमेस्टर में। आज
ज्ञापन दिया है हमने बीसी साहब के लिए, कुलपति महोदय के लिए, कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कुछ छात्र एक नंबर से रह गए, दोनों री एग्जाम दिए, री एग्जाम देने के बाद में फिर सेम नंबर अनुरूप दर्शाए जा रहे हैं, उसके बाद में पंचम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के प्रति हमने बीसी साहब के लिए दिया है और कई बार कंटिन्यू एप्लीकेशन भी दिए हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आज मैं ज्ञापन में 72 घंटे का समय भी मांगा है। 72 घंटे में अगर हमारी सुनवाई का समाधान नहीं होता, हमारी समस्या का निदान नहीं होता तो छात्र शक्ति एक महान आंदोलन के लिए बाध्य होगी। खबर उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।